Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा दूसरा पाठ सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु चल रहा है और इसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। वे जीव जिन्हें हम आँखों से, खुले आँखों से नहीं देख सकते, बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, बिना यंत्र के नहीं देख सकते, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी की मदद से ही देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है और ये 4 वर्ग हैं जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। विषाणु जो है वो निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी है, इसलिए उसे उस वर्गों में रखा नहीं गया। फिर मैंने बताया आपको कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो विभिन्न परिस्थितियों में रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, हर तरह के वातावरण में सूक्ष्म जीव रह सकते हैं। फिर हमने देखा कि सूक्ष्म जीव जो मित्र हैं वो मित्रवत व्यवहार कैसे करते हैं। उसमें हमने पहला पॉइंट देखा दही और ब्रेड बनाना। उसमें कौन से जो दही निर्माण में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग किया जाता है और जो ब्रेड बनाना है उसके अंदर हम यीस्ट का उपयोग करते हैं ब्रेड, केक और पेस्ट्री बनाने में। इसके अलावा हमने देखा सूक्ष्म जीवों के वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग में हमने देखा कि एसिटिक एसिड, अल्कोहल, शराब आदि के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया होती है, चीनी से अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं किण्वन। और किण्वन की जो खोज थी वो की थी लुई पाश्चर ने 1857 में। अब हम देख रहे हैं सूक्ष्म जीवों के औषधीय महत्व। सूक्ष्म जीवों का जो औषधीय महत्व है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा प्रतिजैविक। प्रतिजैविक क्या होते हैं? तो प्रतिजैविक जो है वे औषधियाँ हैं जो सूक्ष्म जीवों को की वृद्धि को रोकती है तथा उन्हें नष्ट कर देती है। प्रतिजैविक के कई उदाहरण हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ट्राइसाइक्लिन, पेनिसिलिन आदि। सबसे पहले जो प्रतिजैविक था उसका निर्माण जो हुआ वो हुआ था पेनिसिलिन का। सबसे पहला प्रतिरक्षी था पेनिसिलिन और इसकी खोज हुई थी 1929 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला प्रतिरक्षी बनाया था और ये प्रतिरक्षी जो था वो किसकी सहायता से बनाया गया था? कवक की सहायता से बनाया गया था, एक कवक से बनाया गया था। फिर हमने देखा कि टीका और वैक्सीन क्या होता है। टीके और वैक्सीन के अंदर सूक्ष्म जीवों को, जो निष्क्रिय और मृत सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, स्वस्थ शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, जिससे स्वस्थ शरीर में उनकी प्रतिरक्षी का निर्माण होता है और ये प्रतिरक्षी सदा के लिए उस शरीर में बनी रहती है। अगर भविष्य में वही रोग कारक वापस आता है, वही सूक्ष्म जीव वापस आता है, तो ये प्रतिरक्षी उसको नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से टीके का जो है खोज की गई और टीके की खोज जो थी वो एडवर्ड जेनर ने करी। सर्वप्रथम चेचक का टीका बनाया था इन्होंने और 1798 में बनाया। अब देखो बच्चों, सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं और बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए पोलियो ड्रॉप दी जाती है और ये पोलियो ड्रॉप जो है वो भी क्या है? टीका ही होता है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया। चेचक के लिए एक पूरा, क्योंकि पहले जो चेचक था वो एक महामारी का रूप ले रखा था भारत में, तो इस चेचक को खत्म करने के लिए एक विश्वव्यापी पूरे विश्व के स्तर पर कानून चलाया गया, कार्यक्रम चलाया गया और चेचक को पूरी तरह से कंट्रोल में लाया गया। आजकल चेचक के केस जो हैं वो बहुत कम आते हैं। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। इनसे मनुष्य व अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। अब चौथा लाभ हम पढ़ेंगे बच्चों, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि।
तीसरा पढ़ लिया। चौथा, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु जैसे नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा इसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। देखो, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक, नया एक कंसेप्ट आया है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक। आप बोर्ड क्लास है बच्चों, तो आपको बीच का सारा जो चीज़ है, पूरा पार्ट एक तरह से आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कहीं से भी प्रश्न आ जाता है। तो स्थिरीकारक क्या है? कुछ जो जीवाणु हैं, जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है और इसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। कुछ जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, देखो, कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल जो है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं जैविक, क्योंकि जीव हैं ये, जीवाणु और नीले हरे शैवाल, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं, स्थिरीकारक। तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। क्योंकि बच्चों क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन तो बहुत मात्रा में है, परंतु उसे हम सीधे ही ग्रहण नहीं कर सकते, है ना। सीधे ही हम तो ग्रहण कर सकते हैं, वायु जो पेड़ पौधे हैं वो सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस वजह से उसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होना जरूरी है, और वो कार्य करते हैं नीले हरे शैवाल और कुछ जीवाणु। पांचवा जो है लाभ, वो है पर्यावरण का शुद्धिकरण। पांचवा लाभ है पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण का शुद्धिकरण। अपने विद्यालय में
माली को देखने के पश्चात हमारे मन में प्रश्न आते हैं कि घरों व बगीचों में पत्तियां और फल सब्जियों का कचरा एकत्रित करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला जाता है। कुछ समय बाद उसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि खाद में क्यों परिवर्तित हो गया। आपने 6th में 7th में पढ़ा है कंपोस्ट खाद के बारे में। कंपोस्ट खाद में क्या करते हैं कि एक बड़े से गड्ढे में जो जैविक अपशिष्ट है या फिर जो भी कचरा है, जैसे पेड़ पौधों का पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, फलों का, सब्जियों का जो छिलके हैं वो, या कोई जीव जंतुओं का गोबर है, अपशिष्ट है, मूत्र है, मल है, तो उसको क्या करते हैं गड्ढे के अंदर बड़े से गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया जाता है और उसको मिट्टी से ढक देते हैं और उस पर पानी का थोड़ा छिड़काव कर देते हैं। कुछ समय पश्चात वो जो खाद, वो जो अपशिष्ट है वो सब किस में बदल जाता है, खाद में, एक बहुत ही पोषक खाद में परिवर्तित हो जाता है जो पेड़ पौधों के लिए, फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि उस जैविक अपशिष्ट को सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं और अपघटन के पश्चात ऐसा कार्य होता है, अपघटन की वजह से वो खाद में बदल जाते हैं, छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं, जिसे हम खाद कहते हैं। अब देखिए बच्चों, हम अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़े हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। देखो कई बार हमने देखा है कि कोई मरा हुआ जीव जंतु है या कुछ कचरा है सब्जियों का, फलों का, उसको एक जगह अगर अपन फेंक भी दें तो कुछ समय पश्चात वो खत्म हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उस पर सूक्ष्म जीव जनन करने लग जाता है, सूक्ष्म जीव वृद्धि करने लग जाएंगे और वृद्धि करने के पश्चात वो उसको क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। इसका मुख्य कारण है सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों और जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग में ले लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक और दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं और पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या आएगा, हानिकारक मृत व दुर्गंध युक्त जैविक अपशिष्टों का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है तथा ये अपघटित पदार्थ पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार पर्यावरण स्वच्छ बना रहता है। ठीक है, तो इन अपशिष्टों का निम्नीकरण होता है और पर्यावरण जो है वो हमारा स्वस्थ बना रहता है। अब बच्चों, ये हो गए सारे जो पर्यावरण जो कि सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ। सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ क्या हैं
ब्रेड और दही निर्माण में पहला, दूसरा वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव, तीसरा आता है औषधीय महत्व का, फिर उसके बाद में पर्यावरण शुद्धिकरण में सूक्ष्मजीवों का महत्व है, फिर जो मृदा की उर्वरा क्षमता होती है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो 5 जो हैं वो लाभ सूक्ष्मजीवों के हमने विस्तार से पढ़े। अब हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्मजीव। ये तो मित्रवत थे जो लाभ पहुंचा रहे थे। अब हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्मजीव शत्रु के रूप में। मित्र के रूप में पढ़ लिए हमने सूक्ष्मजीव, अब हम पढ़ेंगे शत्रु के रूप में सूक्ष्मजीव। हानिकारक सूक्ष्मजीव। हानिकारक सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगकारक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हानिकारक सूक्ष्मजीव है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं रोगजनक की परिभाषा। रोगजनक या रोगाणु किसे कहते हैं? तो रोगजनक या रोगाणु किसे कहते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनक अथवा रोगाणु कहते हैं। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव। देखो मनुष्य में कौन से रोगकारक सूक्ष्मजीव हैं? मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास एवं पेयजल भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। देखो सूक्ष्मजीव कहाँ से प्रवेश कर सकते हैं? खाने की चीज़ से, पीने से या फिर श्वास के द्वारा वायु से सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, अपने रोग का संचरण कर सकते हैं। सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं जैसे हैजा, जुखाम, सर्दी जुखाम, कोरोना आदि। अब देखो बच्चों कुछ रोग जो होते हैं वो क्या होता है, ये जो रोग हैं सूक्ष्म जीवों से जो रोग होते हैं वो ज़्यादातर संचरणीय होते हैं। संचरणीय मतलब फैलने वाले, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा या फिर उसको छूने या उसके संपर्क में आने से। तो इस तरीके से एक व्यक्ति से, एक रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में ये रोगाणु का संचरण हो जाता है। ऐसे रोगों को हम कहते हैं संचरणीय रोग। इसके लिए जैसे मान लेते हैं कि एक जुखाम से पीड़ित कोई व्यक्ति है, जब वो छींकता है तो उसकी सूक्ष्म बूंदों के साथ जो छींक की बूंदें आती है उसमें हजारों रोग कारक हैं। और वो रोग कारक जो वायरस जुखाम का क्या होता है, रोनो वायरस होता है, राइनो वायरस, तो वो वायरस जो है वो वायु में फैल जाता है और यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। कुछ कीट जो होते हैं, जंतु जैसे वो भी रोग कारक को फैलाते हैं, जैसे मक्खी है। अब मक्खी मान लेते हैं कोई खांसा है, छींका है, उस थूका है या मल है, उसके ऊपर जाके वो मक्खी बैठ जाती है तो सूक्ष्म जीव उसके चिपक जाएगा
और वही मक्खी आके जब हमारी भोज्य सामग्री पे बैठ जाती है तो वहाँ वो जो सूक्ष्म जीव है वो उस भोजन पर भी आ जाएगा और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएगा भोजन के थ्रू। तो इस तरीके से जंतुओं के द्वारा भी इनका संचरण होता है, वायु, भोजन और पानी के द्वारा भी इनका संचरण होता है और व्यक्ति के संपर्क में आने से भी इनका संचरण होता है। इसके अलावा आपने मलेरिया रोग सुना है। मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और इस मलेरिया जो है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर ये रोग कारक रहता है और जब ये व्यक्ति को काटता है तो रक्त में ये प्रोटोजोआ जो है, मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है वो रक्त में चला जाता है और स्वस्थ व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है। तो इसलिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए, जब कोई व्यक्ति विषाणु या जीवाणु से संक्रमित रोग से संबंधित रोगों से अगर ग्रसित है तो उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग अभी बोल रहे हैं वो इसी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि व्यक्ति के संपर्क में आने से भी ये रोग फैलते हैं। तो संचरणीय रोगों की परिभाषा लिख लेते हैं अपन। संचरणीय रोग वे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जल, वायु, भोजन या कायिक संपर्क से फैलते हैं उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। ठीक है, वे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जल, वायु, भोजन या कायिक संपर्क उसके फिजिकल कांटेक्ट में अगर आता है तो फैलते हैं, उन्हें हम संचरणीय रोग कहते हैं। और संचरणीय रोग जैसे उदाहरण क्या है? सर्दी जुखाम, कोरोना, चिकन पॉक्स, आदि। ये उदाहरण है इसके, किससे? जो कि रोग कारक, ऐसे रोग कारक जो वायु, जल या भोजन के द्वारा फैलते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। होमवर्क लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रोग कारक किसे कहते हैं? प्रश्न 2, संचरणीय रोग क्या है?
उदाहरण दीजिए। ये 2 प्रश्न हैं जिनको आपको होमवर्क में करना है और इसे याद करना है। आज जितना भी करवाया है उतना आप किताब लें और वापस से स्टार्टिंग से पाठ को पूरा पढ़ें और याद करें। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।